सभी बच्चों को नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भूगोल की जो प्रथम पार्ट है मानव भूगोल के सिद्धांत, उसकी मार्किंग के बारे में चर्चा की कि ये जो पहली किताब है मानव भूगोल के सिद्धांत, बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 28 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अपन पहले चैप्टर से चालू करते हैं जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर का जो वेटेज है वो रहेगा 2 अंक, यानी इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में 2 अंक का सवाल हमसे पूछा जाएगा। अंकों को देखकर चैप्टर की वरीयता को आप कम ना समझें, क्योंकि मानव भूगोल की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है। ये चैप्टर समझने का मतलब है कि मानव भूगोल की शाखाओं को आपने समझना चालू कर दिया। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसको पढ़ने से पहले अपन 11वीं क्लास की किताब जिसका पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, उस चैप्टर से हम इस चैप्टर का आधार बनाते हैं और उसी आधार पर से अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने 11वीं क्लास में देखा था कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो अपन जियोग्राफी शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हमारे पास 2 शब्द आते हैं, एक जियो और दूसरा ग्राफोज। दोनों को अगर जोड़े तो जियोग्राफिया शब्द बनता है जो ग्रीक भाषा के सबसे प्रेरित है। अगर इन शब्दों के ऊपर अगर अपन फोकस करें तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर क्रियाकलापों का जो केंद्रीय बिंदु है वो कौन है? मानव। तो मानव को अपन आधार मानते हुए पृथ्वी की सतह का क्या करेंगे? वर्णन। किसके अंदर? मानव भूगोल। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम इसमें ले लेते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड परीक्षा में कि जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो एक ग्रीक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम क्या है? एरिस्टोस्थनीज। तो भूगोल शब्द का प्रतिपादन करने का जो श्रेय है वो किसको जाएगा? एरिस्टोस्थनीज। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जियोग्राफी के जनक हम किसको माने, तो राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि जियोग्राफी के जनक जो है वो कौन है? हिकेटियस। क्योंकि पूरे विश्व भर में जियोग्राफी का जो नॉलेज बिखरा पड़ा था, हिकेटियस ने उस जियोग्राफी के नॉलेज को क्या किया? एक बिंदु में केंद्रित किया, समाहित किया और विश्व पटल पर सभी के सामने रखा। लेकिन जियोग्राफी शब्द का प्रतिपादन करता कौन है? एरिस्टोस्थनीज। तो जियोग्राफी के जनक के रूप में एरिस्टोस्थनीज को भी हम मानते हैं और पुरानी किताब में भूगोल के जनक के रूप में किसको याद करते हैं? हिकेटियस। अगर सवाल थोड़ा सा बदल दे और ये पूछ लिया जाए बोर्ड परीक्षा में कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो हमें इस पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि भारतीय भूगोल के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? जेम्स रेनेल। इस शब्द पे फोकस करिए। भारतीय भूगोल के जनक कौन है? जेम्स रेनेल। यानी भारत के अंदर भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स रेनेल को। अब अगर हमारा चैप्टर जो है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, तो इसमें हम ये भी देख लें कि मानव भूगोल के जनक के रूप में हम किसको मानते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध कौन से देश से है? जर्मनी से। फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध किससे है? जर्मनी से। चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर जोड़ते हुए चलते हैं। बच्चों, अगर इन शब्दों की शब्दावली का मतलब अगर हमें पता चल जाए तो मानव भूगोल और उसकी प्रकृति के साथ विषय क्षेत्र को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ थोड़ा सा फोकस करिए 11वीं क्लास की किताब में कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के शब्द से हमें पता चला कि पृथ्वी की सतह का क्या करना है? वर्णन। लेकिन उसमें निवास किसका है? मानव। तो अगर हम शब्दों पे जाए यानी शाब्दिक अर्थ देखें तो भूगोल का अर्थ हो गया
मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन, शब्दावली जो है भूगोल को परिभाषित करती है कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी सतह का जो अध्ययन है वो ही क्या है, भूगोल। और भूगोल का वैसे शाब्दिक अर्थ भी आप जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल। वैसे वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, जीआर से। यहाँ पर अगर अपन भूगोल को पढ़ना अगर चालू करें तो इस धरातल पर हमें कितने घटक देखने को मिलते हैं। तो जो कुछ भी हमें प्रकृति में दिखाई देता है वो कौन से घटक है, प्राकृतिक घटक, जिसको हम प्रकृति भी मान सकते हैं और जिसको हम पृथ्वी भी मान सकते हैं। तो अपन अगर भूगोल पढ़े उससे पहले इस प्रकृति के दो घटक अगर देखें तो पहला घटक कौन सा है, वो भौतिक घटक जिसमें हम प्रकृति को शामिल कर लें, और दूसरा कौन है, मानवीय घटक। अब मानवीय घटक वो घटक है जिनमें मानव का क्या है, हस्तक्षेप से। तो भौतिक घटकों में जैसे आपने 11वीं क्लास में देखा था, पृथ्वी की विभिन्न संरचना आकृतियां, मृदा, जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, जंतु इत्यादि कारकों को हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, यानी भौतिक घटकों के रूप में इनका वर्णन लेकर। मानवीय घटक यानी जिनका निर्माण किसके हस्तक्षेप से हुआ, मनुष्य के हस्तक्षेप से जिनका निर्माण हुआ है, उनमें हम किसको ले लें, मनुष्य द्वारा निर्मित घर, मनुष्य के समाज के जो समूह है, गांव, सड़क, नहर, रेल, खेत और बंदरगाह, ये सब कौन से घटकों में हम शामिल करेंगे, मानवीय घटक। अगर हमसे मान लीजिए सवाल पूछा जाता है कि वनस्पति जो है वो कौन सा घटक है, तो आप बोलेंगे वो कौन सा घटक है, भौतिक घटक। लेकिन ध्यान रखना, वनस्पति और खेत, अगर वनस्पति को एक जगह पर एक विस्तृत क्षेत्र में मानव के हस्तक्षेप से उगाया जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, खेत। तो यहाँ पर वनस्पति जो है वो भौतिक घटकों का पार्ट है, जबकि खेत जो है वो कौन सी घटकों का पार्ट है, मानवीय घटकों का। आप यूं समझिए, प्रकृति के अंदर जहां मानव का हस्तक्षेप आ जाता है वो सारे घटक किसमें आएंगे, बताओ, मानवीय घटकों। जैसे पहले एग्जाम्पल हमने देखा, वनस्पति भौतिक घटक है, जबकि खेत जो है वो कैसा है, बताओ, मानवीय घटक। अगर किसी को और आगे अगर देखें तो जैसे यहाँ पर अपन देखें जल, जल कौन सा घटक है, प्राकृतिक घटक है, लेकिन मनुष्य ने जल को एकत्रित करके क्या बना लिया, बताओ, नहर। जल को एकत्रित करके क्या बना लिया, नहर। अब नहर में किसका हस्तक्षेप हो गया, मानव का। तो नहर कौन से घटकों में शामिल हो गई, मानवीय घटकों में, जबकि जल कौन से घटकों में शामिल, भौतिक घटकों में। उसी तरह से बंदरगाह है वो कौन से घटकों में शामिल, मानवीय घटकों में। तो अगर अपन थोड़ा बेसिक अगर देखें तो भूगोल या प्रकृति को हम दो घटकों के रूप में तोड़कर पढ़ सकते हैं। एक वो घटक जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है यानी भौतिक घटक है, और एक वो घटक जिनमें मानव का हस्तक्षेप है यानी मानवीय घटक। अब प्रारंभ से ही ये दुविधा रही है कि भूगोल को कितने विषयों के रूप में पढ़ा जाए, भूगोल को भौतिक घटकों के रूप में पढ़ा जाए या मानवीय घटकों के रूप में पढ़ा जाए, क्या ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से भिन्न है, इसकी परिचर्चा हम आगे करते हैं। तो यहाँ पर अगला जो बिंदु हमारा रहेगा भूगोल की शाखाएं। हमने देख लिया कि भूगोल यानी प्रकृति के अंदर कितनी घटक हैं, दो। एक कौन सा घटक है, भौतिक घटक, और दूसरा मानवीय घटक। तो ऐसा भूगोल जो भौतिक घटकों पर आधारित है उसको हमने कौन सा नाम दिया, भौतिक भूगोल। और वो भूगोल जिनमें मानवीय क्रियाकलाप शामिल है, मानवीय क्रियाकलापों को जिनमें शामिल किया गया है यानी मानवीय घटकों को जिसमें शामिल किया गया है उसको हम किसमें पढ़ेंगे, बताओ, मानव भूगोल। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपन विस्तार से देखें तो भूगोल की हमने दो शाखाएं यहाँ पर देखनी है, या 11वीं क्लास में हमने दो शाखाएं देखी। पहली बोलो कौन सी है, भौतिक भूगोल, और दूसरी कौन सी है, मानव भूगोल। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए भूगोल की कितनी शाखाएं, यहाँ पर दो, पहला भौतिक और दूसरा मानव भूगोल। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि भौतिक भूगोल के अंदर केंद्र बिंदु कौन रहेगा, भौतिक भूगोल में केंद्र बिंदु कौन रहेगा, यानी किसके इर्द गिर्द हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बताओ, वहां पर सारे के सारे भू आकृतिक कारक जो हैं वो क्या रहेंगे, बताओ, केंद्र बिंदु। जबकि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु जो है वो कौन रहेगा, बताओ, मानव।
और साथ में अगर पिट्स एंड डिकर की बात करें तो मानवीय क्रियाकलापों को भी इसके अंदर शामिल अपन कर लेते हैं, मानवीय क्रियाकलापों को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। तो बच्चों बताइए भौतिक भूगोल में केंद्र बिंदु यानी किसको पढ़ेंगे अपन, कौन से घटकों पर फोकस करेंगे, वो आकृतिक घटकों पर, जबकि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन रहेगा, मानव, और वो क्या करता है यानी मानवीय क्रियाकलाप। अगर मैं अगला बिंदु पूछूं कि भौतिक भूगोल में हम किस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे, तो बताओ भौतिक भूगोल में अपन किसका अध्ययन करेंगे, भौतिक पर्यावरण का, यानी हमारे चारों तरफ जो फैला है, जो हमने प्रकृति ने हमको दिया है यानी प्रकृति प्रदत्त है, वो सारे घटक किसमें शामिल रहेंगे, भौतिक पर्यावरण। और इनका जो भौतिक पर्यावरण का जो अध्ययन है हम भूगोल की कौन सी शाखा में करेंगे, भौतिक भूगोल। और ये हमने कहाँ पर देखी थी 11वीं क्लास में। 12वीं क्लास में हमारा जो भूगोल का जो पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं इस पे थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पर वो सब तथ्य शामिल है जिसके अंदर मानव का क्या रहेगा, हस्तक्षेप, यानी प्राकृतिक के वो घटक जहाँ मनुष्य का हस्तक्षेप है, सबको हम कहाँ पढ़ेंगे बताओ, मानव भूगोल। अगर हमसे थोड़ा सा इसको डिटेल से देखें कि भौतिक भूगोल में हम कौन कौन सी चीजों को देखेंगे, तो ये पार्ट अधिकतर 11वीं क्लास में आ गया है, जबकि मानव भूगोल का पार्ट है वो अपन 12वीं क्लास में देखेंगे। तो 11वीं क्लास में हमने क्या पढ़े थे, भूआकृतिक काल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के ऊंचा पक्ष, महासागर, जलवायु, समुद्र, मृदा, इस सब चीजों का अध्ययन हमने कौन सी कक्षा में किया, 11वीं कक्षा में। और 11वीं कक्षा की उस पुस्तक का नाम क्या था बताओ, भौतिक भूगोल। यानी भौतिक भूगोल का केंद्र बिंदु जो है वो क्या रहेगा, प्राकृतिक घटक रहेंगे, और उसमें अध्ययन करेंगे किसका, भौतिक पर्यावरण का, यानी मनुष्य के चारों तरफ के इन्वायरमेंट का वहां पर अध्ययन करेंगे। जबकि हमारा जो मेन बिंदु है वो है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन करेंगे। अगर हम आधारित रूप से अगर देखें तो मानव भूगोल में मानव प्रजाति को शामिल कर सकते हैं, मानव जनसंख्या को शामिल कर सकते हैं, जनसंख्या के वितरण को शामिल कर सकते हैं, जनसंख्या के घनत्व को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं, साथ में मानव प्रवास जो है और उद्योग जो है, संचार जो है, ये सब जिनमें मानवीय हस्तक्षेप है, मानवीय क्रियाकलाप शामिल है, उन सब को हम किसके अंदर पढ़ते हैं बताओ, मानव भूगोल। अब शुरुआत से ही ये दुविधा का विषय रहा, भूगोलवेताओं के लिए दुविधा का विषय रहा कि क्या भूगोल की ये दोनों शाखाएं अलग अलग है, क्या भौतिक भूगोल अलग है और मानव भूगोल अलग है। हमें पता है कि मानव जो है वो प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मानवीय क्रियाकलाप है, जितने भी मानवीय तथ्य हैं, उन सब मानवीय तथ्यों में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोलो कौन जुड़ी हुई है, भौतिक भूगोल। तो इसका मतलब ये दो अलग अलग शाखाएं हैं, वास्तव में तो ये दोनों एक ही हैं। और किसके घटक हैं बताओ, भूगोल की। अध्ययन की दृष्टि से इनको थोड़ा अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है। एक को किसने डिवाइड कर दिया है, मानव भूगोल में, और दूसरे को डिवाइड कर दिया है भौतिक भूगोल में। तो फटाफट एक बार रिवाइज करिए, भूगोल की कितनी शाखाएं होंगी बताओ, दो। एक को अपन क्या कहेंगे, भौतिक भूगोल, और दूसरे को क्या कहेंगे, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर केंद्र बिंदु कौन रहेगा, प्रकृति रहेगी, यानी भूआकृति कारक रहेंगे। वहां का केंद्र बिंदु कौन रहेगा, मानव और उसके क्रियाकलाप अपन शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं भौतिक पर्यावरण का, जैसे भू आकृतिक कारक, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, ये सारे घटक जो हमने 11वीं क्लास में पढ़े हैं वो किसके अंदर है, भौतिक भूगोल के अंदर है। जबकि मानवीय तथ्यों का अध्ययन जिसमें मानव ही केंद्र बिंदु है, उसको मानवीय भूगोल के अंदर पढ़ा जाता है। जैसे मानव की प्रजाति ले लो, जनसंख्या ले लो, जनसंख्या का वितरण ले लो, जनसंख्या का घनत्व ले लो, मनुष्य का प्रवास ले लो, मनुष्य संचार ले लो, संचार के साथ साथ अपन उद्योगों को भी शामिल कर सकते हैं जिसमें मानव का हस्तक्षेप है। फाइनली हमने देखा कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के बगैर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक मानवीय क्रियाकलाप में, यानी मानवीय क्रियाकलापों में भौतिक पर्यावरण शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित हैं। केवल अध्ययन की दृष्टि से इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक को भौतिक भूगोल और दूसरे को मानव भूगोल। यहाँ पर थोड़ा सा अपन देख ले स्पेशल नोट कि वास्तव में मानव भूगोल में हम करते क्या है। अगर मानव भूगोल है वो प्रकृति से पृथक नहीं है, तो क्यों ना मानव भूगोल की परिभाषा में हम भौतिक
भूगोल को भी क्या कर रहे हैं, शामिल। तो देखो परिभाषा हमने ये क्या लिखी है, भौतिक क्रियाकलापों के साथ, यानी मानव इनके बगैर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जब भी मानव के क्रियाकलाप अपन देखेंगे तो किसको शामिल करना पड़ेगा, बताओ, भौतिक भूगोल को। तो यहाँ देखो डेफिनेशन पे फोकस करना, भौतिक क्रियाकलापों के साथ, यानी यहाँ पर साथ में कौन है, प्रकृति है। भौतिक क्रियाकलापों के साथ मानव की जो गतिविधि है उनका क्षेत्रीय अध्ययन है, वो किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, बताओ। क्षेत्रीय अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया गया। यानी हमने यहाँ से सार निकाला है कि मानव जो है वो प्रकृति से पृथक नहीं है, यानी मानव को प्रकृति से अलग नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब भौतिक क्रियाकलापों के साथ मानवीय गतिविधियों का जो क्षेत्रीय अध्ययन है उसको हम भूगोल की शाखा के अंदर पढ़ते हैं, यानी भूगोल की शाखा के अंदर उसको हम शामिल करते हैं। यहाँ अगर 11वीं क्लास की बुक पे पहले चैप्टर पे भूगोल एक विषय के रूप में है, उसके ऊपर अगर फोकस करें तो प्राचीन भूगोलवेताओं में हमेशा ही दो दृष्टिकोण रहे हैं। भूगोलवेताओं के दो मत रहे हैं। कुछ भूगोलवेताएं प्रकृति को क्या मानते हैं, प्रभावी मानते हैं। कुछ लोग जो है प्रकृति के साथ साथ मनुष्य को क्या मानते हैं, प्रभावी मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से ये दुविधा का विषय रहा है, दो दृष्टिकोण रहा है कि क्या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों पृथक हैं, क्या ये एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर एक छोटा सा शब्द आएगा कि भूगोल में प्राचीन समय में ये आदिकाल से द्वैतवाद रहा है। द्वैतवाद का मतलब समझते हो, दो क्या रहे हैं, दृष्टिकोण, कि कुछ लोगों की मान्यता ये है तो कुछ लोगों की मान्यता ये है। बताओ, कुछ लोग भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को पृथक पृथक मानते हैं और कुछ लोग मानव भूगोल और भौतिक भूगोल को सामाहिक रूप से देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार बिंदु पे फोकस करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद है, यानी दो क्या है, दृष्टिकोण। कुछ भूगोलवेताएं भूगोल भौतिक भूगोल को पृथक रूप से और मानव भूगोल को पृथक रूप से देखते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो ये कौन से दृष्टिकोण में शामिल करेंगे अपन, दो दृष्टिकोण। अगला जो बिंदु देखते हैं कि क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिक भूगोल, यानी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में मान के पढ़ें या पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में बांट के अपन अध्ययन करें। तो शुरुआत से ही ये दुविधा का विषय है, यानी द्वैतवाद है कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल क्या भूगोल की शाखाएं या ये एक दूसरे से पृथक है या ये एक ही दूसरे में समाहित है। अगर एक टर्मिनोलॉजी और अगर देखें, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी नोमोथेटिक और इडियोग्राफ। नोमोथेटिक और इडियोग्राफ टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी पृथ्वी को एक इकाई घटक है या इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाए, इस पे हमेशा ही दो क्या रहे हैं, दृष्टिकोण। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु अपनी बुक के अनुसार देख लें कि मानव भूगोल में या भूगोल में हमेशा ही दुविधा की क्या रही है स्थिति, कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल पृथक है या एक ही शाखा है। क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिक भूगोल, यानी पृथ्वी को एक इकाई के रूप में पढ़े या फिर घटकों में बांट के पढ़े। उसी तरह से नोमोथेटिक और इडियोग्राफ। तो इन सब से क्या निष्कर्ष निकला कि प्रकृति से मनुष्य जो है वो पृथक नहीं है, यानी मनुष्य को प्रकृति से पृथक करके देखना मानव के लिए क्या रहेगी, मूर्खता। तो यहाँ पर हमने सार निकाला है, लास्ट में हमने सार निकाला है, निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति और मानव दोनों क्या है, एकल स्वरूप है, यानी दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, यानी दोनों एक दूसरे के साथ अगर है तभी मनुष्य का क्या रहेगा, विकास। तो यहाँ पर हमने एक निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति व मानव एकल स्वरूप है, यानी अविभाज्य तत्व है, यानी उनको अलग अलग करना क्या है, मूर्खता है। इन्हें पूर्णता में देखा जाना उचित है, यानी इनको अपन आधे आधे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। जब हमें पूर्ण रूप से दोनों को सामूहिक रूप से अगर देखा जाएगा तो वो ही हमारे लिए क्या रहेगा, उचित। इस पूरे पाठ में हमने क्या देखा कि भूगोल का वास्तविक अर्थ क्या है। भूगोल यानी पृथ्वी का क्या करना है, वर्णन है। इसके अंदर हमने ज्योग्राफी शब्द के प्रतिपादक में फोकस किया कि प्रतिपादन करता कौन है, इरेटोस्थनीज। यहाँ पर जनक के रूप में कई किताबें जो पुरानी किताबें केटिस को मानती, क्योंकि इसने भूगोल की जो विषय को है वो एक जगह पे क्या किया था, केंद्रित किया था। इरेटोस्थनीज को भी ज्योग्राफी के जनक के रूप में देखा जाता है। भारतीय भूगोल के जनक के रूप में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप किसको याद रखेंगे, जेम्स रेनेल को।
मानव भूगोल के जनक के रूप में अपन आगे पढ़ेंगे फ्रेडरिक रेटजे जो है, वो जो जर्मन भूगोल रहता है उसको मानव भूगोल के जनक के रूप में देखते हैं। मानव भूगोल का जो उद्देश्य यानी सरोकार जो है क्या है, भूगोल पढ़ने का मतलब क्या है, तो भूगोल में पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, यानी भूगोल क्या कहता है कि पृथ्वी को केवल मानव के आवास के रूप में समझना है और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिसने मानव को क्या किया है, पोषित किया है, यानी मानव के विकास के अंदर जो भागीदार है, यानी वो सभी घटक जो है भूगोल में शामिल है जिन्होंने मानव को क्या किया बताओ, पोषित, यानी जो मानव के विकास के लिए क्या है, उत्तरदायी। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भूगोल का उद्देश्य या सरोकार क्या है, तो वास्तव में हमें करना क्या है, पृथ्वी को क्या मानना है, मनुष्य का घर, और कौन सी चीजों को पढ़ना है, वो सभी घटकों को पढ़ना है जो मानव के विकास के लिए क्या है बताओ, उत्तरदायी। तो यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है कि भूगोल का जो उद्देश्य या सरोकार वो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को क्या किया है, पोषित किया है, मानव को आज वर्तमान स्थिति तक पहुंचाया है। तो वो सब चीजें जो है वो भूगोल के उद्देश्य के रूप में आती है। यहाँ पे शॉर्ट में भी इसकी शब्दावली देखिए कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन जो है वो भूगोल है। अगर हम प्रकृति को देखें तो उसके दो घटक हैं, एक कौन सी घटक, भौतिक घटक, जिनमें भौतिक जो पार्ट्स हैं वो आते हैं। मानवीय घटकों में जिन सभी पार्ट्स में मनुष्य का हस्तक्षेप है उनको शामिल करते हैं। इन दोनों घटकों को अगर देखें तो भूगोल के अपन ने कितने पार्ट बना लिए, दो। जिसके अंदर भौतिक घटक शामिल होंगे वो तो कौन सा हो जाएगा, भौतिक भूगोल, और जिसमें शामिल होंगे कौन से, मानवीय घटक, उसका अध्ययन हम किसमें करेंगे, मानवीय भूगोल में। तो स्पीड में अगर देखें तो इसमें केंद्र बिंदु प्रकृति रहेगी, इसमें केंद्र बिंदु कौन रहेगा, मानव। यहाँ अध्ययन किसका करेंगे, भौतिक पर्यावरण का, यानी ये सारी चीजें। यहाँ पर अध्ययन किसका करेंगे, मानवीय तत्वों का। हम समझ गए मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, तो मनुष्य के क्रियाकलापों में हमेशा कौन शामिल रही है, प्रकृति। तो हमने इन दोनों को देखकर एक निष्कर्ष निकाला कि मानवीय क्रियाकलापों में हमेशा शामिल है कौन, भौतिक पर्यावरण। तो इनको दोनों को पृथक पृथक रूप से ना समझा जाए, दोनों को क्या माना जाए, एक ही माना जाए। केवल अध्ययन की दृष्टि से हमने इसके दो पार्ट बना लिए, एक कौन सा, भौतिक भूगोल, और दूसरा मानव भूगोल। यहाँ पर हमने एक स्पेशल नोट लगाया कि भौतिक क्रियाकलापों के साथ मानव की गतिविधियों का जो क्षेत्रीय अध्ययन है उसको हम किसमें शामिल करेंगे, मानव भूगोल। ध्यान रखना मानवीय गतिविधियों में साथ कौन रहते हैं, भौतिक क्रियाकलाप। तो भौतिक क्रियाकलापों के साथ भी अपन मानवीय गतिविधियों को देखेंगे और उनका क्षेत्रीय अध्ययन है वो मानव भूगोल में शामिल है। एक शब्दावली हमारी किताब में आपको मिल सकती है कि द्वैतवाद है। भूगोल में क्या है, द्वैतवाद। इसका मतलब क्या है, दो प्रवृत्तियां हैं, दो दृष्टिकोण है। कुछ लोग दोनों शाखाओं को अलग मानते और कुछ लोग दोनों शाखाओं को एक ही चीज मानते हैं, समाहित करके पढ़ते हैं। कुछ लोग प्रकृति को एक यूनिट के रूप में पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रकृति को टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं। तो द्वैतवाद का मतलब समझ रहे हो, भौतिक भूगोल है या फिर मानव भूगोल है, क्रमबद्ध भूगोल है या फिर प्रादेशिक भूगोल है। और वर्तमान टर्मिनोलॉजी अगर देखेंगे नोमोथेटिक है या फिर क्या है, इडियोग्राफ। जितने भी डाटा अपन विश्व के देखेंगे जनसंख्या से संबंधित, घनत्व से संबंधित, तो उनके नीचे क्या लिखा मिलेगा, इडियोग्राफ। यानी वो सारे जो डाटा है वो प्रादेशिक हैं, यानी पृथ्वी को विभिन्न प्रदेशों में बांटकर क्या किया गया, अध्ययन। तो हमने लास्ट आज के इस पूरे चैप्टर में या इस पूरे तथ्यों में हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी दोनों एक एकल इकाई के रूप में है, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। इन्हें पूर्णता में ही देखा जाना उचित है, यानी इनको पृथक पृथक रूप से पढ़ना उचित नहीं है। यानी मानव का विकास तभी संभव है जब मनुष्य इसके साथ जुड़ा रहेगा, प्रकृति के साथ जुड़ा रहेगा। तो इससे पहले हमने देखा कि प्रकृति से पृथक करके मानव का अध्ययन संभव नहीं है, उचित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हमें एक ही मानना है। चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ शब्दों पर फोकस करते हैं जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। तो महत्वपूर्ण शब्दावली अपन यहाँ पर देखें, भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली जिनका अध्ययन हमने 11वीं क्लास में किया और उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। दो शब्द आपने देखे होंगे, बताओ। एक शब्द देखा होगा, क्रमबद्ध भूगोल। भूगोल है यानी भूगोल है, अध्ययन है, लेकिन अध्ययन कैसे है बताओ, क्रमबद्ध है।
यहाँ पर दूसरा जो शब्द आपने सुना होगा प्रादेशिक भूगोल, यानी भूगोल मतलब अध्ययन है, लेकिन पृथ्वी को बांटा गया है किसमें? प्रदेशों में। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी को एक इकाई के रूप में मानकर अपन अध्ययन करें। पृथ्वी को टुकड़ों में बांट के, प्रदेशों में बांट के, या यूं कहते हैं महाद्वीपों में बांटकर इसमें पृथ्वी का क्या किया गया है? अध्ययन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूगोल में अपन क्रमबद्ध भूगोल का भी नाम देखते हैं और प्रादेशिक भूगोल का भी नाम देखते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आप यूं मानिए, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के विभिन्न तत्व हैं, घटक हैं। ये था आप जानते हैं, जैसे प्राकृतिक कारक हमने देखे, जलवायु है, मृदा है, तापमान है, मिट्टी है, ये सारी चीजें, यानी पृथ्वी के बहुत सारे क्या है बताओ? तत्व है। अपन पृथ्वी को क्या मान ले बताओ? एक यूनिट, यानी पूरी पृथ्वी को क्या मान ले? एक यूनिट। और सभी तत्वों का नहीं, बल्कि एक ही तत्व का क्या करें बताओ? अध्ययन। जैसे जलवायु का करें, केवल एक तत्व का, जैसे मृदा का अध्ययन करें। तो कहने का मतलब ये है कि क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है बताओ? पृथ्वी को क्या मानेंगे? इकाई, और उसके विभिन्न तत्वों में केवल एक ही तत्व का क्या करेंगे? अध्ययन। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया, किसी प्रदेश के एक ही विशिष्ट तत्व का जो अध्ययन है वो हम किसमें करेंगे बताओ? क्रमबद्ध भूगोल में। थोड़ा उधर समझिए, प्रादेशिक भूगोल में क्या करेंगे बताओ? पृथ्वी को इकाई नहीं मान के पृथ्वी को किसमें विभाजित करेंगे? प्रदेशों में, यानी महाद्वीपों में बांटेंगे या टुकड़ों में बांटेंगे। आप एक टुकड़े को ले लो, एक प्रदेश को ले लो, और उस प्रदेश के जितने भी तत्व हैं बताओ, उन सभी का एक साथ एक इकाई के रूप में क्या करेंगे? अध्ययन। हम जहाँ निवास करते हैं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के जितने भी प्राकृतिक कारक हैं, अगर हम सबको हम एक साथ पढ़ लें तो वो कौन से भूगोल में आएगा? प्रादेशिक भूगोल। और अगर उनको पृथक पृथक करके पढ़े तो वो कौन से रूप में आएगा? क्रमबद्ध भूगोल। दोनों की परिभाषा पे फोकस करो। किसी प्रदेश के एक विशिष्ट तत्व को अगर आधार मानकर अपन पढ़े और इसमें पृथ्वी को क्या मान लें? इकाई, तो ये जो शामिल है ये किसमें शामिल हो जाएगा? क्रमबद्ध भूगोल। तो आप यूं समझ लीजिए, 11वीं क्लास की किताब में हमने पृथ्वी को जो है वो इकाई के रूप में मानकर उसके घटकों का क्या किया? अध्ययन। तो अपन उस शाखा को कौन से भूगोल में शामिल करें? बोलो, क्रमबद्ध भूगोल। अगर अपन महाद्वीपीय अध्ययन करते हैं, मान लो महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं पृथक पृथक, तो वो किसमें शामिल करेंगे बता? प्रादेशिक भूगोल। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई। यहाँ एक ही तत्व का अध्ययन करते हैं, यहाँ सभी तत्वों का अध्ययन एक इकाई के रूप में करते हैं। चलिए, क्रमबद्ध भूगोल में अध्ययन होता है हमेशा, बोलो किसमें? एकाकी रूप में, यानी एक ही पार्ट का, एक ही तत्व का क्या करेंगे? अध्ययन। जबकि यहाँ पर समकालीन अध्ययन होता है, यानी एक समय में सभी तत्वों का क्या करना है? अध्ययन। क्रमबद्ध भूगोल का जो आधार है वो क्या है? राजनीतिक दृष्टिकोण से है, राजनीतिक इकाइयां हैं। जबकि प्रादेशिक भूगोल का जो आधार है वो क्या रहेंगे? भौगोलिक इकाई, यानी पृथ्वी के जो प्रदेश है, प्रादेशिक विभाजन है, वो इसका क्या रहेगा? आधार। तो मुझे लगता है इन दोनों शब्दावली से आप परिचित होंगे। क्रमबद्ध भूगोल में क्या करते हैं? पृथ्वी को यूनिट मानेंगे और किसी एक तत्व का क्या करेंगे? अध्ययन। जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, सभी तत्वों का अध्ययन, ध्यान रखना ये शब्द, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, और सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन करेंगे वो इसमें एक इकाई के रूप में, यानी एक साथ। चलो, मानव भूगोल को आगे और बढ़ाते हैं कि मानव भूगोल वास्तव में क्या है, इसका विकास कैसे हुआ है। तो मानव भूगोल का विकास जो है आदिकाल से आज तक पहुंचते बहुत समय धारा को इसने पार किया है। तो अपन यहाँ पर छोटे छोटे सवाल अगर देखें कि मानव भूगोल का विकास या उद्भव जो है वो कौन सी सदी से अपन मानेंगे, तो यहाँ का आंसर क्या रहेगा? 18वीं शताब्दी। यानी 18वीं शताब्दी तक आते आते मानव भूगोल का क्या हुआ है? विकास, यानी भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में किसको पढ़ा जाने लगा बताओ? मानव भूगोल। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछ ले कि मानव भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? यानी भूगोल की एक पृथक शाखा के रूप में मानव भूगोल के विकास का योगदान जो है वो किसको जाता है बताओ? फ्रेडरिक रेटजेल। और फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध जो है वो बोलो किससे? जर्मनी से, यानी ये क्या है? जर्मन भूगोलवेत्ता। अच्छा, इसी आधार पर फ्रेडरिक रेटजेल को हमने पहले भी देख लिया, मानव भूगोल का क्या मानेगा? फ्रेडरिक रेटजेल की एक पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखना, बोलो क्या है?
जियोग्राफिया या एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसी पुस्तक में उन्होंने मानव भूगोल को समाहित करने का क्या किया है, प्रयास। अब अपन मानव भूगोल से संबंधित अपने सिलेबस में कुछ परिभाषाएं, अपन सभी परिभाषाएं में देखकर जितना हमारे सिलेबस में है उतनी परिभाषाओं को देखेंगे। एक परिभाषा हमारे बुक में दी गई है, वो किसकी, फ्रेडरिक रेटजेल, और आपने देख लिया फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध किससे है, जर्मनी से। दूसरी परिभाषा अपन देखेंगे, फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्य है एलन सैम्पल। तीसरी परिभाषा किसकी देखेंगे, विडोल्फ डी लाप्लास। और इन तीनों को समाहित करके परिभाषा का क्या देखेंगे, सार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेडरिक रेटजेल को। तो फ्रेडरिक रेटजेल से संबंधित जो सवाल है वो पॉइंटों में अपन देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक रेटजेल का संबंध बोलो कौन से देश से है, जर्मनी से है, यानी जर्मन भूगोलवेत्ता है, यानी जर्मनी के भूगोल में या जर्मन भूगोलवेत्ता से संबंधित है फ्रेडरिक रेटजेल। अब आपने 11वीं क्लास में देखा था कि हमेशा ही भूगोल के अध्ययन में क्या रहा है, द्वैतवाद, यानी लोगों के अलग अलग क्या रहे दृष्टिकोण। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जब पृथ्वी का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, तो दोनों के बीच क्या हुई, अंतःक्रिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी, बताओ, प्रारंभ में प्रकृति क्या थी, प्रभावी, और धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर मानव क्या हो गया, प्रभावी। तो कुछ अभिधारणाएं प्रकृति को प्रभावी मानती, स्वामी मानती, तो कुछ अभिधारणाएं प्रकृति की बजाय मानव को क्या मानती, स्वामी, यानी आधिपत्य किसका है, मानव का, और शुरुआती दौर पर आधिपत्य किसका माना गया, प्रकृति का। तो अपन यहाँ से एक सवाल लेते हैं कि फ्रेडरिक रेटजेल की विचारधारा क्या थी, यानी ये कौन सी विचारधारा से संबंधित थे। तो बताइए, जो शुरुआत की विचारधारा थी जिसमें प्रकृति को क्या माना, प्रधान, उस विचारधारा का नाम क्या है, हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से इसको, नियतिवादी या निश्चयवादी। यानी मानव ने मान लिया कि मेरी नियत में या नियति में, यानी मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है, क्या होगा, जो प्रकृति चाहेगी वो होगा। तो नियतिवादी या निश्चयवादी विचारक है, बोलो कौन, फ्रेडरिक रेटजेल। थोड़ा सा इसका मतलब समझ लें कि नियतिवादी विचारक जो है वो प्रधान किसको मानते हैं, प्रकृति, यानी प्रकृति क्या है, सर्वे सर्वा, मानव केवल प्रकृति का क्या है, बताओ, दास, जबकि स्वामी अपने आप को व्यक्त करती है इसके रूप में, बोलो, प्रकृति अपने आप को व्यक्त करती है मानव के स्वामी के रूप में। तो जो पुरानी सबसे पहली विचारधारा थी नियतिवादी, वहां पर प्रधानता या प्रबलता किसकी थी, प्रकृति की, यानी मानव ने अपने आप को प्रकृति की क्या कर दिया, हवाले, कि जो हमारी नियति में लिखा है वही घटित होगा। फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा, देखो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि हमारे चारों तरफ केवल एक मनुष्य का क्या है, बताओ, समाज, और क्या है, धरातल, यानी प्रकृति है और मानव। मानव भूगोल में अपन मान ले दो चीजों को तो समाहित करेंगे, एक प्रकृति को और एक धरातल को, ये सॉरी मानव को। तो यहाँ मैंने दो अलग अलग शब्द लिख दिए, परिभाषा याद करना बहुत आसान हो जाएगा बेटा, समझते हुए इसमें पता चलेगा। तो हमने शुरुआत में देखा था कि दो घटक है, एक कौन सा घटक, मानव, दूसरा कौन सा घटक, भौतिक घटक। तो दोनों घटकों को हमने साथ साथ लिख दिया। फ्रेडरिक रेटजेल क्या मानते हैं, बोलो, कि मानव समाज और धरातल के बीच हमेशा क्या होता है, संबंध, यानी मानव प्रकृति से संबंधित है और प्रकृति किससे संबंधित है, मानव से। इस संबंध का अध्ययन हम किसके अंदर करेंगे, बताओ, मानव भूगोल। तो अगर यहाँ से अपन देखें कि मानव भूगोल की परिभाषा किसके अनुसार, बताओ, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार, तो ये क्या मानते हैं, मानव भूगोल क्या है, बताओ, इसको ऐसे पढ़ता है, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल, इन दोनों के मध्य संबंध का, और ध्यान रखना बेटा, संबंध का जो है कौन सा अध्ययन, ये शब्द पे इन्होंने फोकस किया, संबंधों का जो बोलो कौन सा अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन है, वो बोलो किसके अंदर शामिल करेंगे अपन, बताओ, मानव भूगोल के अंदर। तो फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा सिंपल हो गई, एक तरफ किसको लें, मानव, और दूसरी तरफ किसको लें, धरातल, दोनों के बीच क्या है, संबंध है, और वो संबंध भी लगातार क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं, लगातार विकसित होते रहते हैं। तो परिवर्तित या विकसित संबंधों को कौन से संबंध बोलेंगे, संश्लेषित। तो वास्तव में जो अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि कथन लेकर ये पूछा जाए ये कथन कौन से भूगोलवेत्ता का है, तो बताइए उस कथन को पकड़ने के लिए कौन सा शब्द हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, संश्लेषित।
दूसरा मानव समाज, तीसरा शब्द धरातल। अगर ये तीनों शब्द हमें परिभाषा में पकड़ ले तो फ्रेडरिक रेटजेल की जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, आसान। तो देखिए कथन के रूप में सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कथन क्या रहेगा बताओ, मानव भूगोल मानव समाज व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये विचारधारा, ये कथन कौन से भूगोल वेता का है, तो हमें वहां बताना पड़ेगा फ्रेडरिक रेटजेल। तो फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों के अंदर अगर देखिए मानव भूगोल की परिभाषा, तो बताओ क्या है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित क्या है, अध्ययन। अगली परिभाषा जो है अपन देखेंगे किसकी, बताओ, एलन सैंपल की, जो शिष्य है किसकी, फ्रेडरिक रेटजेल की। आगे की परिभाषा हम देखते हैं। और इससे पहले हमने रेटजेल की परिभाषा देखी। रेटजेल की शिष्य है एलन सैंपल, और जैसा आप जानते हैं कि गुरु से शिष्य सदैव ही उत्तम होता है, तो इन्होंने फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा को थोड़ा सा विस्तारित किया और अपने गुरु का नाम रोशन किया। तो एलन सैंपल से संबंधित कौन कौन से सवाल बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। सबसे पहले कि एलन सैंपल जो है वो कौन सी विचारधारा की समर्थक थी। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है ये नियतिवादी विचारधारा की समर्थक थी, यानी जैसा फ्रेडरिक रेटजेल मानते थे वैसी विचारधारा किसकी थी, एलन सैंपल की। एलन सैंपल, सवाल पूछा जा सकता है कि रेटजेल की शिष्या का नाम क्या था। तो रेटजेल की शिष्या कौन थी, रेटजेल की शिष्या थी एलन सैंपल। अगला सवाल आ सकता है, रेटजेल एलन सैंपल जो है उसका संबंध किस देश से है। तो एलन सैंपल जो है वो एक अमेरिकन क्या थी, भूगोलवेत्ता। इसने रेटजेल की परिभाषा, यानी रेटजेल की परिभाषा को थोड़ा सा क्या कर दिया, विस्तार। हमें याद रखने के लिए कौन सा शब्द पकड़ना पड़ेगा। तो एलन सैंपल क्या मानती है कि मनुष्य जो है वो कभी भी बोलो स्थिर नहीं रहता, यानी स्थायी नहीं रहता, वो हमेशा प्रकृति के साथ क्या करेगा, छेड़छाड़। इसका मतलब मानव की प्रवृत्ति कैसी है, चंचल। चंचल जानते हो, यानी वो एक्टिव रहता है, हमेशा कुछ न कुछ तोड़फोड़ करता है, प्रकृति के साथ क्या करेगा, छेड़छाड़ करता है। तो यहाँ पर देखिए मानव को इन्होंने क्या माना है, चंचल। मानव को इन्होंने क्या माना है, चंचल। चंचल का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पर, क्रियाशील। प्रकृति को इन्होंने क्या माना, याद रखना, अस्थायी। यानी एलन सैंपल ये मानती है कि प्रकृति के अंदर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे बल कार्य करते हैं जो प्रकृति की संरचना को, स्वरूप को लगातार क्या करती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि ज्वालामुखी है, भूकंप है, या और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, अपरदन है, अपक्षय है, इनसे बहुत सारी नई नई क्या बनती हैं, संरचनाएं, और पुरानी संरचनाओं का क्या होता है, अपक्षय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एलन सैंपल मानती है कि प्रकृति या पृथ्वी जो है वो स्थायी नहीं है, बल्कि कैसी है, अस्थायी। हाँ, आपको पता है कि हर चीज या हर संबंध जो है आवश्यकताओं पर टिका है, और आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो किसी भी चीज के जो संबंध है वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकते, क्या रहेंगे, परिवर्तनशील। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से साथ संबंध जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता, समय के अनुसार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो ये तीन शब्द एलन सैंपल की परिभाषा को पकड़ने में सार्थक सिद्ध होंगे कि वो मानव को मानती है क्रियाशील, यानी चंचल। प्रकृति को क्या मानती है, अस्थायी, कि प्राकृतिक कारकों या बलों के कारण प्रकृति की संरचना लगातार बदलती रहती है। और अगर संरचना बदलेगी तो प्रकृति और मानव के संबंध भी लगातार क्या बदलेंगे। तो वो संबंध कैसे होंगे, परिवर्तनशील। तो रेटजेल की परिभाषा में हमें क्या शब्द जोड़ना है, मानव के साथ क्या जोड़ना है, चंचल। पृथ्वी के साथ क्या जोड़ना है, अस्थायी। और जो संबंध है उसके पीछे कौन सा शब्द जोड़ना है, परिवर्तनशील संबंध। तो जैसे बोर्ड की परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी, और उनके बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, वो हम किसके अंदर करते हैं, मानव भूगोल के अंदर। ये कथन किसका है, तो अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल का है, जो रेटजेल की क्या है, शिष्य। तो यहाँ मैंने कथन भी लिख दिया है कि मानव भूगोल जो है, शब्द पकड़ना, मानव भूगोल जो है चंचल मानव, किस मानव भूगोल चंचल मानव व
चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक, बोलो संबंध कैसे हैं, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन जो है वो क्या है, मानव भूगोल है। ये जो कथन है इसमें एक शब्द पकड़ना, मानव चंचल है, पृथ्वी अस्थायी है, संबंध कैसे है, परिवर्तनशील है। तो बिना सोचे समझे ये परिभाषा किसकी है, एलन सैंपल। तो एलन सैंपल जो है वो भूगोल को कैसा विषय मानती है, समय के अनुसार परिवर्तनशील विषय मानती है। तो एलन सैंपल कहती है भूगोल एक कैसा विषय, गत्यात्मक विषय है कि समय के अनुसार लगातार इसमें क्या होते जाते हैं, बदलाव। मानव भूगोल में समय के अनुसार या मानव की मांग के अनुसार या प्रवृत्ति के अनुसार इसमें क्या होता है, बदलाव। तो एलन सैंपल की परिभाषा मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर मानव चंचल है, पृथ्वी कैसी है, अस्थायी, और संबंध कैसे है, परिवर्तनशील। और इन्होंने जोर दिया है गत्यात्मक प्रवृत्ति पर, यानी भूगोल की जो नेचर है वो हमेशा बदलती रहती है। एलन सैंपल के बाद हमारी बुक में अगली जो परिभाषा दी है वो किसकी दी है, विडोल डी लाप्लास। और विडोल डी लाप्लास का संबंध जो है वो बोलो किससे है, फ्रांस से। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा का स्वरूप क्या कर दिया, बदल दिया। तो इसका मतलब शॉर्ट में अपन समझते हैं, इसको विस्तार से बाद में देखेंगे। विडोल डी लाप्लास जो है वो कौन सी विचारधारा से संबंधित है, संभववाद। संभववादी से पहले कौन सी थी, नियतिवादी। नियतिवादी विचारधारा प्रधान किसको मानती, प्रकृति को, जबकि संभववादी ये कहती है कि पृथ्वी के प्रकृति के ऊपर हावी कौन है, मनुष्य है। तो यहाँ पर प्रधान कौन है, मनुष्य है। स्वामी भी कौन है, मनुष्य है। इसका मतलब ये विचारधारा क्या मानती है कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति का क्या है, स्वामी। तो छोटे छोटे सवाल क्या बनेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि विडोल डी लाप्लास जो है वो एक संभववादी विचारधारा के समर्थक है। इनका संबंध जो है वो कौन से देश से है, फ्रांस से है। पृथ्वी और मानव के बीच संबंधों का इन्होंने क्या नया विचार प्रस्तुत किया। देखो जैसे जैसे समय गुजरेगा मनुष्य प्रकृति के नजदीक जाएगा तो प्रकृति के नियमों को जानना चालू कर देगा। तो देखो टाइम के अनुसार डी लाप्लास ने ये देखा कि प्रकृति किससे चलती है, तो हर चीज किससे चलती है, बताओ, हर चीज किससे चलती है, नियमों से। यानी प्रकृति की निश्चित क्या है, घूर्णन गति है, निश्चित क्या है, परिभ्रमण गति है, परिक्रमण गति है, दिन रात का बनना, ये सारे क्या है, नियमावली के अनुसार होते हैं। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में एक शब्द और जोड़ दिया कि प्रकृति के साथ शामिल करो किसको, उसको नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों को, कि प्रकृति कौन कौन से नियमों से संचालित होती है। तो यहाँ पर याद रखने लायक बात यह है, इन्होंने प्रकृति के साथ क्या कर दिया, उसको कंट्रोल करने वाले भौतिक नियमों को शामिल कर दिया। दूसरा पार्ट है किसको था, मानव को। तो सेम एक धरातल है और दूसरा क्या है, मानव है। तो यहाँ मानव ने थोड़ा सा अपनी बुद्धि का क्या कर लिया, विकास, और उसने ये जानना प्रारंभ कर दिया कि पृथ्वी या प्रकृति का संचालन कौन से नियमों से होता है। तो बताओ विडोल डी लाप्लास की परिभाषा में एक शब्द तो ये बोला जाएगा, कौन से नियम, भौतिक नियम जो किसको नियंत्रित करते हैं, प्रकृति। तो एक शब्द तो यह जाएगा प्रकृति को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। अब प्रकृति में कौन निवास करता है, बोलो, जीव। और जीव में सर्वोपरि जीव कौन सा है, मानव। तो दोनों के बीच क्या है, संबंध है। दोनों के बीच क्या है, संबंध है। लेकिन संबंध भी कैसे है, अधिक संश्लेषित है, क्योंकि जो जो मनुष्य की बुद्धि का विकास होगा वो प्रकृति के रहस्यों को जानना प्रारंभ करेगा। तो जो उसका नॉलेज है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, संश्लेषित। तो भौतिक नियम किसकी परिभाषा में आएंगे, विडोल डी लाप्लास। क्या मानते हैं विडोल डी लाप्लास कि मानव भूगोल क्या है, बताओ, मानव भूगोल है प्रकृति को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव के मध्य पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित क्या है, ज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ मनुष्य का संबंध जो है प्रकृति से न करके प्रकृति को नियंत्रित करने वाले कारकों से कर दिया है। यानी मनुष्य को जरूरी है कि वो उन कारकों का अध्ययन करे जिनसे प्रकृति क्या होती है, संचालित, और फिर उनके संबंध जो है वो किसके अंदर शामिल करेंगे, हम लोग मानव भूगोल। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको स्पीड में बता दूं थोड़ा सा कि कोई कथन है जो आपके सामने दिया है कि मानव भूगोल जो है पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। तो देखो यहाँ पर भौतिक नियम शब्द आ गए,
और भौतिक नियम शब्द जो है वो किसकी परिभाषा में था? विडोल्ड डी लाप्लास। और पृथ्वी पर निवासी जीवों के पारस्परिक संबंधों का अत्यधिक संश्लेषित जो ज्ञान है वो क्या है बताओ? मानव भूगोल। ये कथन कौन से भूगोलवेत्ता से संबंधित है? फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता से संबंधित है, विडोल्ड डी लाप्लास। अब विडोल्ड डी लाप्लास जो है वो विचारक कौन से हैं? संभववादी। और संभववादी जो है वो निश्चयवादी, जो इससे पहले हमने पढ़ा था निश्चयवादी विचारधारा, उससे विपरीत क्या है? विचारधारा। तो यहाँ तक हमने देखा कि कुछ लोगों के दृष्टिकोण में प्रकृति क्या है? प्रबल है, तो कुछ लोगों के दृष्टिकोण में प्रकृति के साथ साथ मानव भी क्या है? प्रबल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में ये देखेंगे कि भूगोल से संबंधित विचारधाराएं कौन कौन सी। जैसे हमने शुरुआत में देखा कुछ लोगों ने प्रकृति को प्रधान माना, यानी कौन सी विचारधारा है? निश्चयवाद या नियतिवादी, पर्यावरणीय नियतिवादी अपन इसको बोल सकते हैं। कुछ लोग प्रकृति की बजाय मानव को क्या मानते हैं? प्रभावी मानते हैं। तो विचारधारा कौन सी होगी? संभववादी। यानी नियतिवादी विचारधारा में प्रकृति क्या है? सर्वे सर्वा है, और संभववादी विचारधारा में मानव क्या है? सर्वे सर्वा है। तो ना तो प्रकृति अलग है और ना क्या है? मानव अलग है। तो ना तो पूर्ण रूप से नियतिवादी विचारधारा सही है और ना ही पूर्ण रूप से संभववादी विचारधारा सही है। तो हमें कोई बीच का क्या निकालना पड़ेगा? रास्ता, कि प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से जुड़कर प्रकृति मनुष्य के साथ सहयोगी रूप से या मानव प्रकृति के सहयोगी रूप से कार्य करे और अपना उत्तरोत्तर क्या करे? विकास। इससे आगे का वीडियो अगले पार्ट में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।